आदित्य जमीन से उठते हुए बोला, कौन है बे? साला इंसान है या चट्टान? इतना कहकर जब उसने गुस्से से सामने देखा तो उसकी सारी हवा ही निकल गई। उसने घबराहट में सैल्यूट करते हुए कहा, सॉरी सर, मतलब जय हिंद सर। सामने कर्नल रावत खड़े उसे ही घूर रहे थे। उन्होंने उसको घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, मेजर रंधावा, यहाँ क्या चल रहा था? उनकी बात सुनकर और उनका गुस्सा देखकर आदित्य ने एकदम से भोला भाला चेहरा बनाकर कहा, सर मैं तो रूम में था, वो तो मेजर शिवांश राठौर ही मुझे मारने पर उतारू हो गए, तो मुझे भी उनसे बचने के लिए भागना पड़ा और अचानक आपके सामने आने से मैं गिर गया, बस इसीलिए गलती से मुंह से निकल गया। आई एम रियली रियली सॉरी सर। अब उसने अपना सर झुका लिया तो उसकी बात सुनकर अब कर्नल रावत ने शिव की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा, मेजर शिवांश, आप इस बारे में क्या सफाई पेश करना चाहेंगे? उनकी बात सुनकर शिव ने जल्दी से कहा, सर मेरे नाम पर कोई पोस्ट आया है और मेजर रंधावा मुझे दे नहीं रहे थे, बस मैं वही लेने के लिए इनके पीछे भाग रहा था। आप बाकियों से पूछ सकते हैं, मैंने सच कहा है। अब वो भी सर झुकाकर खड़ा हो गया तो कर्नल रावत की तीखी नज़रों का निशाना एक बार फिर बेचारे मेजर रंधावा बन गए। उनकी नज़रों से बचने के लिए आदित्य ने तुरंत ही सफाई देते हुए कहा, सर मेजर राठौर की आदत बहुत ख़राब है। वो जब भी नहाकर बाहर निकलते हैं वो अपना गीला टवल मेरे मुंह पर फेंक देते हैं। आज तो मैंने इन्हें वार्न भी किया था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं लेटर नहीं दूंगा, पर फिर भी उन्होंने गीला टवल मेरे मुंह पर दे मारा, बस इसीलिए मैं इन्हें लेटर नहीं दे रहा था। अब शिव फिर से कुछ कहने को हुआ पर उससे पहले ही उसके कानों में लोगों के हंसने की आवाज़ पड़ गई। उसने और आदित्य ने दोनों ने ही हैरानी से सर उठाकर देखा तो उनके आसपास खड़े जवान हंस रहे थे। उनको हंसता देख कर्नल रावत ने एक नज़र सबको घूर कर देखा तो सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वो तुरंत सॉरी सर कहकर वहाँ से भाग खड़े हुए। अब वहाँ बस वो दोनों और कर्नल रावत खड़े थे। दोनों के सर झुके हुए थे। कर्नल रावत ने अब आदित्य को देखते हुए कहा, वो लेटर दीजिए ऑफिसर। उनके इतना कहते ही आदित्य ने झट से लेटर उनकी तरफ बढ़ा दिया और उन्होंने लेटर शिव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेजर राठौर, लीजिए आपकी अमानत, और अब हमें अपने दोनों काबिल ऑफिसर्स से ये उम्मीद है कि आप दोबारा कभी ऐसी बचकाना हरकतें नहीं करेंगे। हंसी मजाक के लिए हम मना नहीं करते, पर ऐसे सब के सामने अगर आप दोनों ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो हमारे बाकी के ऑफिसर्स क्या करेंगे? दोनों ने उन्हें सल्यूट करते हुए कहा, हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे सर, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब कर्नल रावत के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। फिर उन्होंने शिव को देखते हुए कहा, मेजर राठौर, अब आप अपना लेटर पढ़ सकते हैं, अब मेजर रंधावा आपको रोकेंगे नहीं। इतना कहकर वो हंस दिए तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आदित्य उसे लेटर खोलने के वो कहने लगा। कर्नल रावत ने मुस्कुराकर उसे खोलने का इशारा किया तो शिव ने लेटर खोला। जब उसने लेटर पढ़ा तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर फिर वो गायब हो गई। उसने लेटर पढ़कर अपनी जेब में रखा तो उसकी उदासी देखकर कर्नल रावत ने सवाल किया, क्या हुआ ऑफिसर, ऐसा क्या है इस लेटर में जिसकी वजह से आप परेशान हो गए? शिव ने अब उन्हें देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है सर, वो मैंने लीव की एप्लीकेशन डाली थी ताकि इस बार रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को सरप्राइज़ दे सकूं, तो उसी के एक्सेप्ट होने का लेटर आया है। पर अब हमारा एक मिशन चल रहा है जो अभी अधूरा है, तो मैं ऐसे मिशन अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। बस इसीलिए सोच रहा था कि उन्हें कैसे बताऊंगा कि इस साल भी उनका भाई उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। उसकी बात सुनकर आदित्य भी उदास हो गया, क्योंकि बात तो सही थी, पर उन्होंने तो इस बार के लिए कुछ और ही सोचा था जो अब हो नहीं सकता। शिव की बात सुनकर कर्नल रावत ने मुस्कुरा कर कहा,
आपकी सोच जानकर मुझे बेहद खुशी हुई, पर अगर आप चाहे तो घर जा सकते हैं। हमारे अभी तक के एक्शन से ठाकुर अलर्ट हो गया है। अगर ऐसे में आप यहाँ से जाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। आपके जाने की खबर उस तक भी पहुँच जाएगी और वो बेफिक्र हो जाएगा। ऐसे तो वो चुप रहेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए उसको रंगे हाथ पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर आप जाते हैं तो वो केयरलेस हो जाएगा और फिर से अपने काम करना शुरू कर देगा। ऐसे में हमारे लिए उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। रक्षाबंधन परसों ही है, तब तक हम ठाकुर पर नज़र रखेंगे। वो इतनी जल्दी तो कुछ नहीं करेगा, पर 2-3 दिन बाद वो फिर से अपने नापाक इरादों को पूरा करने की कोशिश शुरू करेगा। हमें जैसे ही उसकी किसी हरकत की खबर मिलेगी, हम अपना आखिरी शिकार भी कर लेंगे। और अगर हमें हमारे जवान की ज़रूरत हुई तो हम आपको वापस बुला लेंगे, और हमें विश्वास है कि आप भी अपना फ़र्ज़ निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी बात सुनकर आदित्य खुश हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। शिव ने कर्नल रावत को देखते हुए कहा, प्लान अच्छा है सर। अक्सर शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे इस बात का यकीन दिलाना पड़ता है कि अब उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ सर, पर मेरी एक शर्त है। जैसे ही उसके किसी हरकत की खबर मिले, आप तुरंत मुझे वापस आने का ऑर्डर देंगे। वो मेरा शिकार है और मैं उसको उसके अंत तक पहुंचाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर कर्नल रावत का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। वो आपका शिकार है, तो अब जब तक आप वापस नहीं आ जाते, हम आपके शिकार पर अपनी नज़र रखेंगे, और जैसे ही हमें कोई खबर मिलती है, हम तुरंत आपको आने का ऑर्डर देंगे। उनकी बात सुनकर शिव भी खुश हो गया। कर्नल रावत उसकी पीठ थपथपाते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही आदित्य ने उसके गले लगकर कहा, अब तू वापस जा और अपनी उस झुमके वाली को ढूंढ। मेरा दिल कहता है वो तुझे ज़रूर मिल जाएगी, और जल्द ही गुड न्यूज़ लेकर वापस आना। तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। अब तो तुझसे लड़ने झगड़ने और तेरे टॉवल मेरे मुंह पर फेंकने की आदत हो गई है। जब तू नहीं होता तो मेरा तो दिन ही नहीं कटता। ट्रेनिंग से पोस्टिंग तक सब साथ में किया, लड़े भी साथ, जीते भी साथ, इसलिए जल्दी वापस आइयो। फिर उस ठाकुर के हाथ हम दोनों मिलकर काटेंगे। वो इमोशनल हो गया। शिव भी कुछ इमोशनल हो गया था, क्योंकि दोनों ही ट्रेनिंग के वक्त से साथ थे। काफ़ी गहरी दोस्ती थी उनकी। शिव ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जल्दी आऊँगा यारा। आखिर उस ठाकुर के बच्चे को जहन्नुम पहुँचाना है, वो भी तेरे साथ मिलकर। जब तक मैं यहाँ ना रहूँ अपना ख्याल रखियो। याद रखियो, मुझे मेरा यार ऐसा का ऐसा ही दिखना चाहिए। आदित्य अब उससे अलग होकर मुस्कुरा कर बोला, मैंने नहीं हो बदलना ओए। मैनू तो तेनू ऐसे ही परेशान करना है। मैं तेनू कदे नहीं छड्डांगा। अब शिव ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा ना। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, कदों नहीं हो यारा। वो एक बार फिर हंस दिया, तो शिव ने भी उसको छेड़ते हुए कहा, चल जा, मुझे नहीं बहस करनी तुझसे। अभी हेडक्वार्टर जाकर इन्फॉर्म भी करना है, टाइम नहीं है मेरे पास तेरे लिए। उसकी बात सुनकर आदित्य ने उसकी गर्दन में अपनी बाह लपेटते हुए कहा, पर मेरे पास तो बस आज का ही टाइम है, और इसी में मुझे तुझे इतना परेशान करना है कि जितने दिन तू यहाँ से दूर रहे तुझे मेरी याद न आए, और मैं भी तेरे बिना रह पाऊँ। अब शिव ने उसका हाथ नहीं झटका, बल्कि उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए दोनों मुस्कुराकर वहाँ से निकल गए। आज की ड्यूटी पूरी करने के बाद शिव ने अपने कल जाने की खबर हेडक्वार्टर में जाकर दे दी। बस घर पर फ़ोन नहीं किया था। उन्होंने भी उसे फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने मिशन में बिजी है, तब उसका आना नहीं हो पाएगा। उसके रक्षाबंधन पर आने की खबर गौरी तक भी पहुंच गई थी। वो एक्साइटेड भी थी, पर अब कृतिका ने उसे कहा
कि अब उसका आना नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए फ़र्ज सबसे आगे आता है। जब से उसने आर्मी ज्वाइन की है, वो एक बार भी रक्षाबंधन पर वापस नहीं आया था। लगभग 4-5 साल हो गए थे उसे अपनी बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाए हुए। अब गौरी भी दुखी थी, पर कर भी क्या सकती थी सिवाय इंतजार के। इन दिनों गौरी की भले ही शिव से बात नहीं होती थी, पर अनुराधा जी, शिवांगी जी और चित्रा तीनों से उसकी बात हो जाती थी, और अब वो उन्हें समझने भी लगी थी। आज का दिन कैसे बीता किसी को पता ही नहीं चला। अगली सुबह होते ही भोर की पहली किरण के साथ शिव अपने बेस कैंप से बाहर निकल गया था। पीठ पर छोटा सा पिट्ठू बैग लटकाए वो आदित्य के साथ बेस कैंप से कुछ ही दूरी पर बने बस स्टैंड तक पहुंचा और उसको बाय बोलकर और अपना ध्यान रखने का कहकर वहां से निकल गया। दोनों ही थोड़े उदास थे, पर एक दूसरे को इसका एहसास नहीं होने दिया था। वहां से लोकल बस लेकर शिव श्रीनगर तक पहुंचा। वहां से सुबह 7 बजे वाली ट्रेन लेकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में खाली बैठा था। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया तो उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से एक झुमका अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगा। उसको देखते हुए वो उस दिन की याद में खो गया जब उसे ये झुमका और झुमके वाली मिली थी।